हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का जो कि पहला चैप्टर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो जो कि मैं है ना NCERT 18 पर भी डाल दूंगा, वो अपना दूसरा चैनल है, उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपना पहला टॉपिक है कि पार्ट का नाम क्या है, तो भूगोल एक विषय के रूप में है। तो इसको है ना हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे दोस्तों। और पूरा का पूरा आज के इसी वीडियो के अंदर पार्ट जो कि कर लेंगे एक वन शॉट में ही पूरा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भूगोल एक विषय के रूप में ये तो हो गया। अब हम शुरू करते हैं ना। हाँ, एक मिनट रुकना, पहले मैं अपना पेन चेक कर लेता हूँ। हाँ, पेन कैसे रखना है? ऐसा कलर ठीक है ना? हाँ, ये वाला राइट। और इसको मैं काट देता हूँ और इसको यहाँ लेता हूँ। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। तो पहला अपना जो कि है टॉपिक वो है भूगोल क्यों महत्व है। तो भूगोल है ना वो मनुष्य के लिए और दूसरे प्राणियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, मतलब कि इसका पूरा का पूरा हम है ना डिटेल के अंदर जानेंगे। तो हमारा जीवन हमारे प्रतिस्थापन, एक मिनट। हाँ, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। तो हमारा जीवन है ना वो अपने परिस्थान से ना अनेक रूपों में क्या होता है, प्रभावित होता है। हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, और घर, ये भी एक संसाधन ही है ना। तो इन पर है ना हम जो कि खेती करते हैं, कृषि, ये भी है ना अपने जीवन के लिए ही करते हैं, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए। तो हमारे जीवन के लिए निर्वाह के लिए ना अपने आसपास के ना संसाधनों पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह, मतलब पहले के जो कि समाज था पहला का, उसके अंदर है ना लोग है ना अपने प्राकृतिक निर्वाह यानी कि भरण पोषण अपने प्राकृतिक निर्वाह के से करते थे, जैसे कि संसाधनों, जैसे कि अपने जो कि पशु एवं खाद्य पौधों पर आश्रित, मतलब कि पशुओं पर आश्रित रहते थे और खाद्य के लिए पौधों पर आश्रित रहते थे। और समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया। तो अब जैसे जैसे आगे है ना समय बढ़ता गया, वैसे वैसे तकनीकों का ना जो कि विकास होता गया। और जैसे कि ट्रैक्टर आ गए खेती करने के लिए, आगे आदि अनेक है ना उपकरण आ गए हैं। पहले ये नहीं थे ना। अब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, मानव प्राकृतिक संसाधन जैसे कि, एक मिनट ना, जैसे कि भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन करता है। तो अब मानव अपना भोजन कैसे उत्पादन करता है, तो अपना भोजन भूमि, मृदा, जल का उपयोग करके, यानी कि भूमि का उपयोग करता है। जैसे कि अपना मैं ऐसे बताता हूँ, भूमि का उपयोग करता है। और भूमि के ऊपर है ना अपने, जैसे कि मृदा होगी अंदर, उसका उपयोग करेगा और इसको अच्छी फसल के लिए क्या करेगा, अपने जो कि लेकर आएगा ये जल डालेंगे इसके ऊपर, तो ही फसल होगी ना। सीधी सी बात है, अगर आपके पास है ना जल नहीं होगा तो ऐसे ही आप है ना नहीं उगा सकते कोई भी फसल। तो जल का उपयोग करेगा, ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है। और अब हम देखते हैं, हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। अब हम क्या किया कि हमने ना मौसम के अनुसार अपने वस्त्र और आदतों को है ना विकसित कर लिया है, भोजन को विकसित कर लिया है। और भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अब ये यहाँ लिखा हुआ है कि आप अगर भूगोल के है ना छात्र हो ना, तो आपको है ना जो कि भूगोल के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यानी कि क्यों अपने जो कि भूगोल के प्रति है ना मतलब उत्सुक होना चाहिए, हर बात को अपने ना जानने की है ना ललक होनी चाहिए। आप इन सभी सवालों का जवाब भूगोल हमें देता है। अब है ना इन सभी सवालों का ना जो कि ऊपर है ना ये इसका है ना उत्सुक होना चाहिए। और इन सभी जो कि सवाल है ना ये इन सभी का है ना नीचे है ना भूगोल है ना जो कि है ना लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ेंगे ना तो अपने को जवाब मिल जाएगा क्यों पढ़ना चाहिए, कि इसके अंदर क्या पढ़ते हैं वो इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा अपना टॉपिक है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, अब आपके भी मन में होगा कि ना भूगोल क्यों पढ़े हम। तो इसको अब देखते हैं।
तो हमने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने के लिए, अपने आसपास के संसाधनों को समझने के लिए, तो अब क्या है, अपने इर्द गिर्द, या जैसे कि अपने है ना पास, अपने घर के पास क्या हो सकता है, अपना एक तो घर है, घर के पास जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, और जानवर तो बेसिकली होंगे ही, और भूमि को जानने के लिए, और जलवायु को जानने के लिए, और इन सभी के बारे में है ना अपने को भूगोल पढ़ना चाहिए, ये बताया गया है इसके अंदर ना। अपने आसपास के संसाधनों को समझने के लिए, जलवायु को समझने के लिए, तो ये मैंने बता दिया, जलवायु को समझने के लिए, मानव समाजों में पाए जाने वाली भिन्नता को समझ, अब है ना जैसे कि कोई है ना किसी समाज का है तो कोई किसी समाज का है, उसको जानने के लिए भी है ना अपने को क्या करना है, भूगोल पढ़ना पड़ता है। और भूपृष्ठ की विविधता को समझने के, अब भूमि पर कहीं तो है ना पर्वत है, कहीं तो पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, कहीं पर नदियाँ हैं, तो कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर सागर है, तो इनको समझने के लिए हमको है ना भूगोल का है ना अध्ययन करना चाहिए। और प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्नता को समझने के लिए, अब है ना प्राकृतिक संसाधन है ना उनकी विभिन्नता को समझने के लिए, जैसे कि संसाधन के अंदर, प्राकृतिक संसाधन के अंदर क्या क्या होता है, तो जैसे कि सेल हो गए, यानी कि पर्वत पहाड़, ये भी संसाधन ही है ना, नदियाँ झीलें, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, इनको समझने के लिए। और संसाधनों के उचित उपयोग को समझ, अब है ना इनका उपयोग कैसे करें, उचित उपयोग करने के लिए, यानी कि करने उपयोग समझने के लिए हम इनका अध्ययन करते हैं भूगोल का। हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसको सवाल का तो पता चल गया है ना, इसका आंसर पता होगा कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो इससे पढ़ आपको पता चल गया होगा। अब अपना दूसरा है जो कि भूगोल का विकास, भूगोल का विकास कैसे हुआ, तो भूगोल का विकास जो कि है ना अपना, भूगोल, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। ने किया, वह कौन कहाँ के थे, तो ग्रीक के विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीक के भूगोल, सॉरी विज्ञान, सॉरी ये क्या विद्वान थे ना। और ये आपको ध्यान रखना है कि इरेटोस्थनीज ने सबसे है ना पहले है ना भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये आपके ना ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, मैं लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं ना, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो, अब है ना ग्रीक के विद्वान है तो बेसिकली ग्रीक के बारे में, मतलब ग्रीक भाषा ही बनाएंगे ना, तो दो शब्द है जैसे कि जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो ग्राफोस मतलब कि जियो और ग्राफोस, प्लस यहाँ पर प्लस लगा दो, हाँ तो देखो एक मिनट, हाँ, जियो प्लस ग्राफोस यानी कि पृथ्वी का वर्णन, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं बताया ना मैंने, ये पृथ्वी का ये भी है ना इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी है ना क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अ, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ये देखो, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। अब हाफ ईयरली तो हो गए हैं, तो अब आपको है ना जो कि ईयरली हो गए ना, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया है। अब पृथ्वी को किसके रूप में देखा गया, तो पृथ्वी एक मानव का आवास है, इसके लिए देखा गया है, इसको इसके रूप में देखा गया है। विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। अब जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ ना, हाँ, विद्वान जो कि विद्वान भूगोल को क्या कहते हैं, तो भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। जैसे कि मानव जहाँ निवास करता है, उसको देखो, मानव है ना अपने घर, मतलब घर बनाता है, घर के अंदर निवास करता है, लेकिन घर भी है ना किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर भी घर है ना, तो घर, अब है ना आप तो इसका मतलब जैसे कि मानव के निवास के रूप में ना पृथ्वी का वर्णन करते, तो मानव कहाँ निवास करते, तो अपने घर के अंदर निवास करता है या समाज के, तो समाज है ना वो पृथ्वी के अंदर ही है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं कौन, विद्वान, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है पृथ्वी। अब पूरा पृथ्वी के बारे में जानेंगे ना, तो पृथ्वी हमारा आवास है, यानी कि किसका, तो मानव का ना आवास है पृथ्वी। और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य सभी छोटे बड़े प्राणियों का आवास है, तो ये ना छोटे बड़े सभी है ना प्राणियों का आवास है कौन, तो ये पृथ्वी। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, तो पृथ्वी की सतह अब है ना एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूपों में भिन्नता है। इसके क्या है, भौतिक स्वरूप में भिन्नता है, तो कहीं मिलेंगे आपको पर्वत, तो कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, और कहीं पर पहाड़ी मिलेंगे, और कहीं पर घाटियाँ मिलेगी,
तो ऐसा लिखा हुआ है ना, ये जैसे कि यहाँ पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये लिखा हुआ है ना, पठार, समुद्री झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ समाज एवं सामाजिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब है ना, समाज और सामाजिक तत्वों में भी यहाँ पर क्या है, भिन्नता पाई जाती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब अपना है जैसे कि भूगोल आखिरकार है क्या। तो भूगोल क्या है वो अब एक एक पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे। तो भूगोल, अब आगे बढ़ते हैं, तो भूगोल शब्द पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है, आपको सीधे से ध्यान रखना है कि पर भूगोल क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन है। तो पृथ्वी जो कि है ना, एक मिनट, पेन ऐसे कर दो। पृथ्वी मानव का घर है। अब आपको पहले ही पता चल गया है कि ऊपर पढ़ा तो हमने। तो पृथ्वी मानव का घर है। मानव प्रकृति के साथ परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है, प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। और भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन माना जाता है। अब क्षेत्र की भिन्नता का अध्ययन माना जाता है किसको, भूगोल को। और भूगोल के अब है ना इंपॉर्टेंट है ये भी, भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है। किस किस के अंदर, तो भौतिक भूगोल और दूसरा है अपना जो कि मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, तो भौतिक भूगोल, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ना, ये मैं लगा देता हूँ ये और ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना आप। हाँ, और भौतिक भूगोल के अंदर हमें ना, भौतिक भूगोल में पृथ्वी से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या आते हैं, तो इस तरह करते आती है भूमि, पर्यावरण, महासागर, पहाड़, नदी और वन, रेगिस्तान आदि आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना, पहाड़, नदियाँ, झीलें, पर्यावरण, रेगिस्तान, इन सभी का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, तो भौतिक भूगोल के अंदर। और दूसरा है अपना मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में ना पृथ्वी से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या, खेती, बस्तियां, सड़क, खनन और किसका, जनसंख्या का और नगर का। अब ये ना मानव भूगोल के अंदर मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बस्ती, जनसंख्या और सड़क निर्माण, खनन करना और जैसे कि खेती करना, इन सभी की है ना अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। और अ, भूगोलवेता है ना, भूगोलवेता मात्र धरातल पर तथ्यों के भिन्नता का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है। जैसे कि कहीं पर तो है ना जैसे कि बाजरा हो रहा है, तो कहीं पर है ना गेहूं हो रहा है, तो अब है ना जैसे कि चना, कुछ भी हो रहा है, तो अब ये भूगोलवेता ये अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, और यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कपास है, तो कपास है ना काली मिट्टी में होता है, और दूसरी जैसे कि लेटराइट के अंदर नहीं होता, तो वे अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है बेसिकली। तो ये बताया गया यहाँ पर, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों को व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। तो ये किससे संबंधित होती है, मतलब ये भूगोलवेत्ता किस कारण है ना अध्ययन, कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन ये करते हैं कि जलवायु, बाजार में अब जैसे कि फसल उगानी है, समझ लो ना, फसल, तो फसल कोई व्यक्ति उगाएगा, क्यों उगाएगा, जब है ना मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो फसल उगाएगा, किसानों को व्यय मिलेगा इससे, और बाजार में मांग बढ़ेगी, जलवायु अच्छी होगी तो होगा, मिट्टी अच्छी होगी तो फसल होगी अच्छी, नहीं तो नहीं होगी। तो तकनीकी निवेशों को की उपलब्धता आदि में भी भिन्नता होती है, इसके अंदर यही बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, जो कि मनुष्य तथा प्रकृति के बीच अंतर संबंध का मूल्यांकन। अब है ना मनुष्य और प्रकृति, अब जैसे कि ये मनुष्य है और ये प्रकृति है, तो इनके बीच है ना अंतर संबंध का मूल्यांकन, मतलब कि मूल्यांकन, जैसे कि इनका संबंध क्या है परस्पर, तो पृथ्वी और मनुष्य का आपस में संबंध क्या है वो देखेंगे। तो अब ये पाए पहले तो मानव के अनुकूलन तथा परिवर्तन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया। अब मानव ने है ना अनुकूलन और परिवर्तन के साथ है ना प्रकृति के साथ है ना अपना ना समझौता किया है, और मानव ने उच्च तकनीक तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए वर्तमान में वातावरण में परिवर्तन किए। अब जैसे कि मानव ने ना कोई तकनीकी उपकरण बना लिया, तो जैसे कि ट्रैक्टर का निर्माण हुआ खेती के लिए, तो उन्होंने ना फसल बढ़ाने के लिए ना प्रकृति के है ना जो कि
जैसे कि कृत्रिम साधन का उपयोग करके उन्होंने ना फसल बढ़ाया, तो यही बात है, फसल का जैसे कि उत्पादन अधिक करवाया। तो यही है इसके अंदर बताया कि मानव ने उच्च तकनीक तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए वातावरण में परिवर्तन किए। जैसे कि परिवर्तन तो हो गई है ना, जैसे कोई तकनीक, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ तो अच्छी अधिक खेती होगी ना। मानव ने लगातार विकास के साथ अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा किए हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो पाया। अब मानव ने ना लगातार विकास के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के द्वारा, अब भौतिक पर्यावरण के द्वारा क्या हुआ कि जो बंधन थे ना उनको ढीला कर दिया है ना। मनुष्य ने तकनीकी विकास के जरिए श्रम की कठोरता को कम किया है। अब है ना श्रम की, जैसे कि पहले जो कि इतने तकनीक के साधन नहीं थे, तो अब जैसे कि तकनीकी साधन नहीं थे, अब है ना वर्तमान में साधन बहुत हो गए, जैसे कि खेती के अंदर ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनें भी हो गई हैं। तो इन सभी का, अब पहले तो क्या था कि ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो पहले के लोग है ना अपने ना मजदूरी करते थे, लोग अत्यधिक काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रैक्टरों का हो गया, जो कि तकनीकी मतलब आविष्कार हो गया। अब ट्रैक्टर के माध्यम से इसकी खुदाई की, सॉरी, जुताई की जाती है, और उनके माध्यम से ना फसल निकाली जाती है। नहीं तो लेकिन पहला क्या करना पड़ता था कि हाथ से निकालनी पड़ती थी, जो कि सब्जी, सॉरी सब्जी क्या, अपना जो कि फसल थी उसको। तो इसके अंदर ये समझाया गया है। अब है ना आगे बढ़ते हैं, तो अब है ना भूगोल है ना कुछ क्वेश्चनों का भी है ना अपना जो कि है ना विश्लेषण करता है। जैसे कि अपना पहला है कि क्या, कहाँ और क्यों, इन तीन शब्दों का है ना सॉरी क्वेश्चन पूछता है। मतलब किसी भी जो कोई है ना चीज़ है तो वहाँ पर कैसे, जैसे कि पर्वत है तो क्या है, तो पर्वत है। कहाँ है, तो जैसे कि हिमालय है तो भारत के उत्तर में है। और क्यों है, तो मतलब ये है क्यों, हिमालय है लेकिन है क्यों। वो इस ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तीन मुख्य क्वेश्चन पूछता है। और वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। ये क्वेश्चन भूगोल देता है। ये क्वेश्चन है ना आपके मतलब आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, क्यों ईयरली में ये पूछ सकता है। तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, और एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन मुख्य वर्गों के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि क्या, तो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने यही बताया, तो इसके अंदर जैसे कि कोई पर्वत है तो क्या है, तो जैसे कि पर्वत है ये, इसके अंदर ये इसका मतलब ये है। और दूसरा पूछता है कि कहाँ पर, कुछ ऐसे जैसे कहाँ, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। अब जैसे कि कहाँ, जैसे कि पर्वत कहाँ है, तो ये ना इस मतलब किसी स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि वितरण को दर्शाता है, कहाँ पर है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये बताया गया है ना। और तीसरा क्वेश्चन है अपना क्यों, तो प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। और भूगोल के प्रश्नों का तीसरा वर्ग है, इसे क्या, इसे एक वैज्ञानिक स्वरूप देता है। अब ये ना वैज्ञानिक स्वरूप देता है क्यों, जैसे कि ये व्याख्या करवाते हैं, जैसे कि क्यों है, तो विवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा ना, प्लेट विवर्तन की, इसके कारण है ना, तो ऐसे बनाए ना जैसे कि हिमालय, तो ये पूरा का पूरा है ना डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वर्णन करवाता है ना क्यों। अब आगे बढ़ते हैं ना, ये तीन क्वेश्चनों का हम देख लिया। अब है ना भूगोल का दूसरा भाग देते हैं, तो अब आगे बढ़ते, तो अब अपना टॉपिक आता है कि भूगोल के प्रमुख दो उपागम कौन से हैं। तो पहला तो है क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। यानी कि क्रमबद्ध के अंदर क्या हुआ है कि भूगोल का दृष्टिकोण जर्मन है ना। अब क्रमबद्ध भूगोल का है ना प्रस्तुत किसने किया, तो जर्मन भूगोल वेता थे। कौन, जर्मन भूगोल वेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब ये आपको है ना इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। जर्मन भूगोलवेता कौन थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और प्रस्तुत किया था क्या, तो क्रमबद्ध भूगोल का ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं ना ये बता रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। आप ना इसकी पूरी की पूरी है ना किताब के अंदर सिर्फ ये पढ़ के चले जाना, या आपके ना मैं पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे ना। अगर आपको जैसे कि 95 और 99 बनाने हैं तो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, जो कि बुक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हाँ, तो क्रमबद्ध भूगोल एक तथ्य का पूरे विस्तृत विश्व स्तर, अब है ना क्रमबद्ध है ना भूगोल है ना पूरे एक तथ्य का पूरे विश्व के स्तर पर है ना अध्ययन करवाता है। इसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के
वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। अब है ना इसके बाद इनका वर्गीकृतों की है ना पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर है ना अध्ययन किया जाएगा। अब जैसे कि कोई प्रकृति, उदाहरण दिए हुए हैं कि कोई प्रकृति का है ना वनस्पति के बारे में जानना चाहते हैं, अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, तो उसको है ना पूरे विश्व के अंदर है ना जैसे कि उनके प्राकृतिक वनस्पतियों की उपस्थिति देखनी पड़ेगी। फिर उसे ना प्रकारात्मक वर्गीकरण करना पड़ेगा, जैसे विश्वोत्तरीय के सदाबहार वन। अब विश्वोत्तरेखा पर है ना सदाबहार वन है, जैसे कि नरम लकड़ी वाले कोषणधारी वन और मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचना तथा सीमांकन करना होगा। अब उनका क्या करना पड़ेगा, उसकी है ना विवेचना करनी पड़ेगी और कहाँ पर कैसे वन है और विश्वत्रेखा पर कैसे है, उनका ना सीमांकन करना होगा, विवेचना करनी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर ये किन के अंदर अध्ययन किया जाता है, तो ये क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन किया जाता है इनका। और इनका है ना दृष्टिकोण ये किसने प्रस्तुत किया था, तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड थे, जो कि जर्मन के थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है अपना जो कि प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल है ना का दृष्टिकोण किसने, ये भी एक जर्मन के ही थे। जर्मन के भूगोलवेता कौन थे, जो कि थे कॉल रिटर के द्वारा है ना प्रस्तुत किया गया था। और इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब उसमें तो क्या था, तो इसके अंदर तो अपना था, इसके अंदर तो था अपना जैसे कि संपूर्ण है ना पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी को विश्व के स्तर पर है ना अपने को पूरी जाननी थी, यानी कि विश्व स्तर पर। लेकिन इसमें है ना इसके अंदर क्या है कि अपने को है ना एक है ना मतलब कोई जैसे कि अपना प्रदेश को चुन लेना है और उसके अंदर जानकारी एकत्रित करनी है, किसी प्रदेश की जानकारी एकत्रित करनी है ना। इसके अंदर प्रादेशिक भूगोल के किसी प्रदेश की क्षेत्रीय इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, ये देखो ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमको है ना बहुत है ना मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, तो जैसे कि पहला है अपने ये है ना, इनकी प्रमुख शाखाएं चार है भौतिक भूगोल की, जो जैसे कि भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकृति, जैसे कि महाद्वीपों, पठारों, मैदानों, नदियों, पहाड़ियों, घाटियों आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। और दूसरा है जलवायु। तो जलवायु के अंदर इसमें जलवायु या इसके संघटक तत्वों का संबंध के अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन आदि की मुख्य घटक है। जैसे कि जल विज्ञान, तो जल विज्ञान महासागरों, नदियों, झीलों, हिमालयों तथा अब मैंने पहले इसको फास्ट रीड कर देता हूँ, बाद में आपको समझा दूंगा। मानव जीवन में जल की भूमिका अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल, तो इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, मृदा के प्रकार, मृदा के उत्पादन स्तर तथा उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो अब है ना मैं बता देता हूँ कि आपको है ना इसमें से ना क्या अध्ययन, तो पहला है अपना जो कि इसके अंदर क्या है कि भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम किन किन का अध्ययन करते हैं, तो कहीं पर महाद्वीप है, पठार है, नदियां हैं, मैदान है, तो इनका है ना अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर। और दूसरा है कि अपना एक मिनट, हाँ, दूसरा है अपना जलवायु विज्ञान। तो इसके अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर है ना जलवायु से संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवने आदि है ना जलवायु के मुख्य घटक होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वर्षा है तो कहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है, और तापमान है तो क्या कहाँ पर कितना तापमान है, कितना बड़ी अधिक सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, हाँ, वायुमंडल, वायुदाब यानी कि कहाँ पर लो प्रेशर है, कहाँ पर हाई प्रेशर है, और पवन जैसे कि कहाँ पर किस तरह की पवनें चल रही हैं। और जल विज्ञान के अंदर, तो जल विज्ञान के अंदर है ना महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प का, जैसे कि महासागरों का अध्ययन किया जाता है, नदियों का अध्ययन किया जाता है, हिमानियों का अध्ययन किया जाता है, जलवाष्प का अध्ययन किया जाता है, झीलों का अध्ययन किया जाता है, मानव जीवन के में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर जल विज्ञान का अध्ययन के अंदर ये अध्ययन करते हैं हम। और चौथा है अपना मृदा भूगोल। तो हमें ना भौतिक भूगोल के चार शाखा है, इसका हम चौथा पढ़ रहे हैं। तो मृदा भूगोल के अंदर हमें ना मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, इसके प्रकार, या मृदा के कितने प्रकार होते हैं और इनका निर्माण कैसा होता है, मृदा के उत्पादकता स्तर, यानी कि कितना उत्पादन हो रहा है उसका मृदा का, उनके वितरण क्या, यानी कि कहाँ पर कैसा वितरण है, उनका अध्ययन हम करते हैं मृदा भूगोल के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब है ना मानव भूगोल आते हैं। तो अब हमने है ना भौतिक भूगोल को है ना कितने भागों में बांटा है यहाँ पर, तो 4 भागों में बांटा है, उनको हमने अध्ययन कर लिया है अच्छी तरीके से। तो अब है ना मानव भूगोल को देखेंगे। तो मानव भूगोल को हमें ना पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हर गांव, कस्बे, नगर, सड़क, पुल आदि का जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, यह सभी मानवीय तत्वों कहलाते हैं। तो इसका अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल के अंदर किसी का गांव का और कस्बे में और सड़क, पुल आदि है ना मनुष्य द्वारा जो भी मानवीय तत्व है ना उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बनाए गए हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। गांव, कस्बा, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इनकी शाखाएं देखते हैं। तो इनकी शाखाएं कौन कौन सी है, तो इनकी प्रमुख शाखाएं कितनी है, तो उनकी तो थी 4 और इनकी है देख लो कि आप 9 इनकी शाखाएं हैं। इनको हम है ना पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। और पहला है अपना सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल के में समाज के योगदान के निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर है ना सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और औद्योगिक भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है, तो औद्योगिक क्रियाकलापों और उनकी अनुकूल दशाओं का समझा जाता है। और राजनीतिक भूगोल के अंदर सीमाओं, निकट स्थित पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। और मैं बता दूं इसके बाद, तो आपको है ना अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लास है ना 11th की, ये जो कि है ना पीडीएफ चाहिए तो आपको है ना टेलीग्राम चैनल पर है ना मिल जाएगी। वो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप ले लेना वहाँ से। और चौथा पॉइंट है कि जनसंख्या भूगोल के जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यवसायिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और कृषि भूगोल में कृषि के प्रकारों तथा उपयोगी दशाओं का वर्णन किया जाता है। और छठा है कि ग्रामीण भूगोल में, तो ग्रामीण भूगोल में ग्रामीण संरचना और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम 7वां देखते हैं। 7वां है अपना जो कि नगरीय भूगोल, नगरीय संरचना और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें नगर का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल में तो मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन का, बस्तियों आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, तो ऐतिहासिक भूगोल में प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक तत्वों, सामयिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। और अब हम आगे अपना टॉपिक आता है। तो मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। और जो कि भौतिक भूगोल को, तो भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना जो कि टॉपिक आता है और देख लेते हैं कि हाँ ये अब आपका ना लास्ट टॉपिक है मित्रों। तो लास्ट टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो 28 मिनट हो चुके हैं। अब आपको है ना मैं चाह रहा हूँ कि आप है ना जो कि 30 मिनट के अंदर आपका है ना पूरा का पूरा ये चैप्टर करवा दूँ, है ना। तो भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध, तो अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, तो भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांग के साथ निकटता का संबंध है। तो पहला है कि मानव भूगोल का किन के साथ संबंध है, तो जैसे कि इतिहास के साथ है, अर्थशास्त्र के, राजनीति के साथ, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनके साथ है ना संबंध है। दूसरा है इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है। और इतिहास और भूगोल का ना आपस में गहरा संबंध है क्योंकि ये दोनों विषय है ना क्रम से काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। अब है ना इनके भी भूगोल के अंदर भी काल का अध्ययन करना पड़ता है और इतिहास के अंदर भी है ना काल का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए ये दोनों है ना आपस में संबंधित है। और तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुत्व आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति के अंदर, राजनीतिक शास्त्र के अंदर जनसंख्या, राज्य के क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण, और राजनीतिक भूगोल के एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या
के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर राजनीतिक की शास्त्र के अंदर तो राजनीतिक से संबंधित है ना अध्ययन किया जाता है। इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय काल ये तो टॉपिक है ना, ये और ये ना दोनों है ना एक ही थे, लेकिन ये वापिस एक मिनट, हाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ये था ना चौथा, और दूसरा ना वापिस एक ही बार से लिखा गया है ना, सॉरी। पांचवा है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य के क्षेत्र में क्या, राजनीतिक शास्त्र में है ना राज्य के क्षेत्र जनसंख्या पर अरे यार दोस्तों, इसके दो ही पॉइंट है ना, सॉरी ये ना जो कि है ना दो है ना, ये वापिस है ना लिखे गए है ना, ये दोनों ये और ये दोनों है ना वापिस है ना लिखे गए है ना, सॉरी ये दोनों है ना ये सेम ही है ना, लिखने में ना प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी मिसप्रिंट हो गई है, ये तीन है इसके मुख्य भाग। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, थैंक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो आप है ना टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसकी हम मैं लिंक है ना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।